एबीनिशियो जुडिशरी में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डाइन डिक्लेरेशन। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। प्री में, मेंस में और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं और जिससे जुडिशरी में जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर भी कई बार डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के एक्ट की, तो वहां पर भी इसको दिया गया था और 2003 वाले एक्ट में भी रखा गया और दोनों ही जगह पर इस कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, मतलब जो पुराने वाले अधिनियम में था वही सेम टू सेम नए अधिनियम। तो हमें सिर्फ धारा देखनी है, सेक्शन में क्या चेंज किया गया है, बाकी और कोई बदलाव नहीं है। जो पुराना कॉन्सेप्ट हमारा था वही कॉन्सेप्ट अब भी रहेगा। ठीक है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं इसमें एक्चुअल में होता क्या है। हम बात कर लेते हैं मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन, इसको डाइंग डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन। अब बात समझो, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं BSA 2023। दोनों को ही चैप्टर 2 में रखा गया है, तो चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है, धाराओं में बदलाव है। अगर मैं कहूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाले एक्ट में कहां पर रखा गया था, तो वो हमारी धारा थी सेक्शन 32 क्लॉज 1। और अगर BSA की बात करूं तो BSA में सेक्शन 26 क्लॉज A में रखा गया। ठीक है, तो धारा में थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक धाराओं को पढ़ने का, याद करने का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो नए वाले अधिनियम की धाराओं को पढ़ने का, याद करने का एक पैटर्न है। नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं उस पैटर्न को तुम्हें बता दूंगा, तो सारी धाराएं तुम्हें इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब बात आता है कि यहां पर इन दोनों धाराओं में एक्चुअल में डाइन डिक्लेरेशन कह क्या रहा है। अगर सबसे पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं, देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, और ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब भी तुम प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, कहीं पर भी तुम बैठे हो, विदाउट वेयर एक्ट कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें कितना ही एक्सप्लेन कर दूं, सारी चीजें ऑरली बता दूं, लेकिन अगर तुम्हें बेरेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। क्योंकि बेरेक्ट फाइनली किसी ना किसी दिन तुम्हें खुद ही पढ़ना है, अकेले बैठ के पढ़ना है, विदाउट वीडियो, विदाउट एनी नोट्स, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेरेक्ट होगा। तो बेरेक्ट पढ़ना आना और बेरेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए अभी जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम बेरेक्ट रीडिंग हैंड टू हैंड करो। अगर सेक्शन 32 देखोगे तुम इंडियन एविडेंस एक्ट का, या 26 BSA देखोगे, तो क्या कह रहा है ये देखो, सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो मर गया है। कथन कैसे होते हैं डाइन डिक्लेरेशन में? अगर मैं कथनों की बात करूं तो कथन कैसे होंगे? कथन कैसे होंगे? या तो लिखित होंगे या मौखिक होंगे। ठीक है, तो डाइन डिक्लेरेशन लिखित भी हो सकती है, डाइन डिक्लेरेशन मौखिक भी हो सकती है। तुमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, है ना, एक जो हीरो का बाप होता था वो मरते मरते लिख जाता था दीवार पे नाम, या आधे अक्षर लिख देता था, है ना। डाइन डिक्लेरेशन थी वो उसको ढूंढता रहता था। ठीक है, तो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी। कई बार क्या होता है, हीरो या हीरोइन मरते हुए बताते हैं, आधा ही नाम लेते हैं, पूरा नाम नहीं लेते, या नाम बता जाते हैं, डाइन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। जो मर गया है, डाइन डिक्लेरेशन कब आएगी? जब व्यक्ति मर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अगली जो धाराएं हैं, सेक्शन 32 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, या फिर सेक्शन 26 क्लॉज B, C, D, E, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने सब क्लॉज हैं, वहां पर कहीं भी व्यक्ति मरता नहीं है, वहां पर व्यक्ति मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, अधिक व्यय खर्च होता है, अधिक समय लगता है। इसलिए हम पुराने उसके कथन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुसंगत मान लेते हैं, रेलेवेंट मान लेते हैं। लेकिन डाइन डिक्लेरेशन वाली सिर्फ क्लॉज 1 में
32 क्लॉज 1 या 26 क्लॉज ए में ही व्यक्ति मरता है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, सेक्शन 32 या 26 केवल मरने वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, जब व्यक्ति जीवित हो तब भी अप्लाई होता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है जब व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो सकता है या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वमेव सुसंगत है। मतलब पुराना जो उसका स्टेटमेंट है वही रेलेवेंट बन जाएगा, उसको प्रूफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो एक बात समझो। अच्छा एक चीज, इंडियन एविडेंस एक्ट, आज ये हमारी पहली क्लास नहीं है लेकिन स्टार्टिंग से अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें बताता हूं, या सभी जगह तुम्हें पता होना चाहिए कि रेलेवेंसी फैक्ट को सिर्फ रेलेवेंट बनाती है, उसे साबित करने का भार अब भी तुम्हारे ऊपर रहता है। डाइन डिक्लेरेशन अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये मे प्रिज्यूम हो सकती है, सेल्फ प्रिज्यूम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फैक्ट है, रेलेवेंट फैक्ट है डाइन डिक्लेरेशन। ठीक है, हाँ ये जरूरी, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है डाइन डिक्लेरेशन के प्रोस्पेक्टिव में कि केवल डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, ये जजमेंट है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो केवल जजमेंट, केवल डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, ये सही है, लेकिन डाइन डिक्लेरेशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता। डाइन डिक्लेरेशन को हमें साबित करना पड़ता है। एक और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है जो हम कभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीजें तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो पहले, सबसे पहले पहला क्लॉज देखो, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। अगर तुम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में देखते हो तो पुराना क्लॉज है ये, जहां पर मार्जिनल नोट लिखी है। लेकिन अगर तुम 2023 वाले बेयर एक्ट में देखोगे तो वहां मार्जिनल नोट नहीं है, वहां सीधे सीधे लिखा गया है कि जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण। अब देखो ये कथन मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। ठीक है, अब ये कथन होना किस बारे में चाहिए, तो मैं इसको यहां पर पहले पॉइंट में लिख लेता हूं, अपनी मृत्यु के बारे में। और दूसरा है हमारा, दूसरा क्लॉज आता है यहां पर, आगे देखो कह रहा है उस संविभार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। उस संविभार की किसी परिस्थिति के बारे में। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं हम संविभार की किसी परिस्थिति के बारे में। ठीक है, तो डाइन डिक्लेरेशन क्या होती है, या तो मृत्यु के बारे में होती है या उस संविभार की किसी परिस्थिति के बारे में होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डाइन डिक्लेरेशन तभी मानी जाएगी जब वो कथन मृत्यु से संबंधित होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा तो मैं समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इन दोनों ही पॉइंट जो हमारे प्रोस्पेक्टिव है इनके संबंध में एक प्रोवाइजो भी है। आगे क्या कह रहा है, मृत्यु का कारण जिससे उसकी मृत्यु हुई है उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसा कथन सुसंगत है। ऐसा कथन क्या होगा, सुसंगत होगा। जो उसकी मृत्यु के बारे में कथन होगा वो भी सुसंगत होगा, जो उस संव्यवहार के बारे में, संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में होगा वो भी सुसंगत होगा, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जबकि वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्यशंका थी या नहीं। ठीक है, मतलब जब व्यक्ति ये कथन करता है तो आशंका, मृत्यु की आशंका होना कंपलसरी या आशंका होना कंपलसरी नहीं है। दोनों ही प्रोस्पेक्टिव में आशंका हो तब भी डाइन डिक्लेरेशन है, आशंका ना हो तब भी डाइन डिक्लेरेशन ही मानी जाए। ठीक है, इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे पाखला नारायण स्वामी वाला केस है। ठीक है, अब मैं उसको एक नए पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, एक केस है हमारा पाखला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर, पकाला नारायण पाखला नारायण बात एक ही। ठीक है, पाखला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर वाले मामले में क्या हुआ था
यहां पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं दूसरे गांव से अपना उधार का पैसा लेने के लिए जा रहा हूं, और बाद में वो वापस नहीं लौटता। जब पुलिस छानबीन करती है तो उसकी लाश ट्रेन के एक बोगी में एक बक्से में पाई जाती है। ठीक है, तो अब प्रश्न था कि क्या उस महिला से कहा गया यह कथन कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से अपना पैसा लेने के लिए जा रहा हूं, क्या यह रेलेवेंट होगा? प्रश्न था कि क्या उस महिला से जो वो कहकर गया कि मैं अपना पैसा लेने के लिए उस गांव जा रहा हूं, उस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, और वापस नहीं आया उसको और उसकी लाश मिली, तो क्या ये रेलेवेंट होगा? तो हाँ, ये रेलेवेंट था। क्यों रेलेवेंट था? क्योंकि जब हम इस संव्यवहार को देखते हैं, देखो मृत्यु के संव्यवहार की परिस्थिति में उसके वो संव्यवहार है, घर से जाना, वहां से वापस ना आना, उसकी लाश मिलना एक संव्यवहार है। उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में भी अगर कोई स्टेटमेंट है, तब वो डाइन डिक्लेरेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं हम। एक और केस था, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, इसमें क्या हुआ था? महिला से पूछा गया कि तुम्हें किसने मारा, क्योंकि उसकी गर्दन काट दी गई थी, वो बोलने में असमर्थ थी, तो उसने उंगली से कहा कि सामने वाले व्यक्ति ने, और उसके उस स्टेटमेंट को ही डाइन डिक्लेरेशन मान लिया गया। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि फिर वही बात है, ये उसकी मृत्यु के बारे में स्टेटमेंट था। ये लिखित हो सकता था, ये मौखिक हो सकता है, ये सांकेतिक हो सकता है। तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला वाले मामले में जब उसने पॉइंट करके कहा, जब उससे पूछा गया कि तुम्हें किसने मारा, और जब उसने पॉइंट करके कहा इसने, सामने वाले व्यक्ति ने, तब उसे माना गया कि वो डाइन डिक्लेरेशन है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु के बारे में उसका कथन है। यही तो धारा 32 क्लॉज 1 कह रहा है, या 26 BS 8 क्लॉज A कह रहा है। दोनों ही परिस्थिति में डाइन डिक्लेरेशन हो सकती। अब आगे की बात करें अगर हम, तो यहां पर और कुछ 2-3 सिद्धांत आते हैं जिन्हें हमें साथ में याद रखना पड़ेगा। एक और यहां पर बहुत अच्छा केस है, वो है हमारा रास बिहारी यादव वर्सेस बिहार राज्य का। रास बिहारी यादव वर्सेस बिहार राज्य। रास बिहारी यादव वर्सेस बिहार राज्य। इसका जजमेंट था कि डाइन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट, DD का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो इररेलेवेंट है। कि डाइन डिक्लेरेशन किस तरीके से की जाएगी, कि मैं डाइन डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि मुझे मारने वाला व्यक्ति है, तब मानी जाए ना, लिखित में हो ना, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि यही डाइन डिक्लेरेशन है। कुछ भी हो सकती है डाइन डिक्लेरेशन। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम हम सोचते हैं अभी 1 मिनट के लिए। जैसे मैं सोचो कि एक व्यक्ति अपने मित्र से, अपने रूममेट से ये कहकर घर से निकलता है कि मैं किसी थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, या वो कहता है कि वो अपने किसी मानो कि जैसे अपनी किसी महिला मित्र के साथ मूवी देखने के लिए वो जा रहा है। ठीक है, और बाद में वो घर वापस नहीं आता। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि थिएटर में उसकी लाश मिली है, थिएटर के पास जो जंगल था वहां पर उसकी लाश मिली है। तो क्या उसका अपने मित्र से या अपने रूममेट से यह कहकर जाना कि मैं मूवी देखने जा रहा हूं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या अकेला भी जा रहा हूं, क्या यह डाइन डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएगा? हाँ। क्यों आएगा? क्योंकि ये उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में है, और जरूरी नहीं है कि आशंका हो या आशंका ना हो। नहीं थी उसे आशंका, ठीक है, अगर वो ये कहता कि भाई मेरी किसी से लड़ाई हो रखी है और मेरे साथ, मुझे लगता मेरे पीछे जो है ना लोग पड़े हुए हैं, मेरी किसी भी दिन हत्या की जा सकती है, और मुझे पता है ये पर्टिकुलर वही बंदा एक्स जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो मेरी हत्या करना चाहता है, अपने दोस्त को सारी परिस्थिति बताता है, शाम को उसकी हत्या हो जाती है, आशंका भी थी। ठीक है, और ये भले ही उसे मृत्युकालिक कथन ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के बारे में है जब मृत्यु हुई है, तब ये डाइन डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? ये दो बातें हमें क्लियर हो गई। साथ में एक और जो प्रश्न यहां से लगातार पूछा जाता है वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है डाइन डिक्लेरेशन का, ये अनुश्रुत साक्ष्य वाले पॉइंट के साथ कैसे कनेक्ट होता है। तो हमें एक बेसिक तौर पर एक कॉन्सेप्ट हमारे
इंडियन एविडेंस एक्ट में रूल करता है वो ये है कि अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं, और इसका अपवाद है सेक्शन 32 क्लॉज 1 या सेक्शन 26 BSA क्लॉज A, ठीक है, और या फिर सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट या से सेक्शन 5 हमारा BSA, ठीक है। तो ये जो धाराएं हैं ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 4, 6 और 4, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है कि मतलब सॉरी इसका अपवाद है, अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं का अपवाद है डाइन डिक्लेरेशन। क्यों, कैसे है अपवाद, समझो। हम कह रहे हैं कि हम सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मूवी देखने जा रहा हूं या मैं कहीं बाहर मार्केट में घूमने के लिए जा रहा हूं और मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति मर गया। वो उसका दोस्त बताता है कि उसने मुझसे कल ही कहा था उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। ये डाइन डिक्लेरेशन मान ली गई, इसको रेलेवेंट माना गया। भले ही ये सुना हुआ था, उसने नहीं देखा, उसने खुद ने नहीं सुना, लेकिन फिर भी ये जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसके द्वारा सुना गया था, उसके द्वारा लिखा गया था, और यहां पर इस धारा के अंतर्गत आकर वो रेलेवेंट हो जाता है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है उसका अपवाद भी है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि मृत्युकालिक कथन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल और दांडिक दोनों ही प्रकार की कार्रवाइयों पर इक्वल तरीके से लागू होता है, ठीक है। चाहे कार्यवाही दांडिक हो चाहे कार्यवाही सिविल हो, दोनों पर ही मृत्युकालिक कथन को रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक और बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ए जिसने डाइन डिक्लेरेशन की है, मानो कि ये एक व्यक्ति है जिसने डाइन डिक्लेरेशन की है। अभी इसने डाइन डिक्लेरेशन की, इसने इससे चाकू लगा है या गोली लगी है, हॉस्पिटल में पुलिस जाती है, पूछती है किसने मारा, उसने कहा मुझे एक्स ने गोली मारी है, ठीक है, और बाद में ये व्यक्ति बच गया। बाद में क्या हुआ, ए बच गया, तो क्या ये डाइन डिक्लेरेशन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मृत्युकालिक कथन को साबित करने से पहले हमें यह साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की जिसने कथन किया है मृत्यु हो चुकी है या नहीं। जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु साबित नहीं होगी तब तक मृत्युकालिक कथन को साबित नहीं किया जा सकता। तो क्या फिर ये इररिलेवेंट हो जाएगा? नहीं होगा। तब ये रेलेवेंट होगा, लेकिन इसकी हमें पुष्टि करानी पड़ेगी सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट में या सेक्शन 160 BSA में। अगर मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति बच जाता है तो अब हम उसको कहां पर साबित कराएंगे? 167 में या 160 PSA, ठीक है। बाकी हमने बहुत सारे इसमें केस देख लिए हैं। राजू देवड़े वर्सेज मुंबई राज्य का भी एक केस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछा जाता रहता है। और एक और क्वेश्चन है आर वर्सेज रीड का, वो भी पीटी में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना आर वर्सेज रीड, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ केस लॉ हैं। कौशल लाभ वर्सेज बंबई राज्य का भी एक केस लॉ है जो यहाँ इस सेक्शन से लगातार पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। वैसे मेरा मानना ये है कि जितना मैंने तुम लोगों को बताया है इसी से तुम्हें डाइन डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।